आगे बढ़ाते हैं अपनी सीरीज़ को। और प्रीवियसली वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव इज़ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका में आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है और कुछ फीचर्स हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। लेट्स सी दोज फीचर्स। पहला, द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अमेरिकन प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो हेड ऑफ द स्टेट भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ही होते हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ही होते हैं। क्योंकि हमने देखा था जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा था कि हेड ऑफ द स्टेट आपका प्रेसिडेंट होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट आपके कौन होते हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये दोनों व्यक्ति एक ही होते हैं। ठीक। दूसरा, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर अ फिक्स टेन्योर ऑफ 4 years। वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका में जो टेन्योर है, फिक्स टेन्योर है, दैट इज ऑफ 4 years। और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो जनरल इलेक्शंस नहीं होते हैं, उनको इलेक्ट करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है और वो इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति के इलेक्शन कंडक्ट करता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है। और राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो 4 साल के लिए होता है। ठीक। तो टेन्योर कभी आपसे पूछे अमेरिका के प्रेसिडेंट का तो आप याद रखना 4 साल के लिए होता है। ठीक। ही कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द कांग्रेस एक्सेप्ट बाय इम्पीचमेंट। तो कांग्रेस जो है, जैसे भारत में कांग्रेस का मतलब होता है एक पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस, लेकिन अमेरिका में कांग्रेस का मतलब आप बेसिकली पार्लियामेंट से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक। तो वहाँ पे कांग्रेस जो है वो प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर सकती है एक्सेप्ट बाय इम्पीचमेंट। केवल और केवल एक तरीका है राष्ट्रपति को रिमूव करने का, एंड दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। और उसका जो आधार होगा दैट विल बी अ ग्रेव कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, अगर राष्ट्रपति के द्वारा, अगर प्रेसिडेंट के द्वारा कोई बहुत ही बड़ा कोई क्राइम किया गया है, बहुत ही ज़्यादा कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया गया है, देन ओनली कांग्रेस will initiate the impeachment process। ठीक। The president governs with the help of a cabinet or a smaller body called kitchen cabinet। तो किचन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिलता है और कैबिनेट का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है। तो अमेरिका में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो अपनी खुद की कैबिनेट जो है वो तैयार करता है। इस कैबिनेट के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें राष्ट्रपति अपनी मर्जी से चुनता है। दूसरा, आपको ये याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि ये लोग इलेक्टेड हों, यानी कैबिनेट में जो लोग होंगे उनका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होना ज़रूरी नहीं है। ओके। जैसे भारत में क्या होता है, भारत में आपको पार्लियामेंट से लोग उठाने पड़ते हैं, इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हीं से आप अपनी कैबिनेट बनाते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक। इट इज़ ओनली एन एडवाइजरी बॉडी एंड कंसिस्ट ऑफ नॉन इलेक्टिव डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज। तो अमेरिका में फॉरेन मिनिस्टर नहीं होते हैं, फॉरेन सेक्रेटरीज होते हैं। होम मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, होम सेक्रेटरी होते हैं। राइट। तो ये लोग नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज होते हैं और ये जो कैबिनेट होता है इसका काम केवल एडवाइस देना होता है। ओके। दे आर सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनको सेलेक्ट करते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट एंड हिज सेक्रेटरीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस फॉर देयर एक्ट। हमने भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखा था, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा था कि एग्जीक्यूटिव वाज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर, टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। लेकिन जब हम अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो प्रेसिडेंट और उसकी जो सेक्रेटरीज हैं यानी उसके जो कैबिनेट है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है टुवर्ड्स द कांग्रेस। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। राइट। दे नीदर पजेस मेंबरशिप इन द कांग्रेस नॉर अटेंड इट्स सेशन। तो कांग्रेस के ना तो ये मेंबर होते हैं यानी लेजिस्लेचर, यानी जो आपका प्रेसिडेंट होता है ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द कांग्रेस। ना तो वो मेंबर होगा लेजिस्लेचर का, ना ही वो उनके सेशन को कंडक्ट करता है या अटेंड करता है। इंडिया में तो अलग काम होता है। एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और एग्जीक्यूटिव का मतलब प्राइम मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, और यही लोग जो है लेजिस्लेचर की मीटिंग्स को अटेंड भी करते हैं क्योंकि ये लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। ओके। द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिजोल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे इंडिया के केस में हमने देखा था प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिजोल्व कर सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बट अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता।
द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज द बेसिस ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। एग्जीक्यूटिव अलग है, राइट, इसके अलावा आपकी जुडिशरी पूरे तरीके से अलग है, इसके अलावा लेजिस्लेचर अलग है, तो वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर इस तरीके से काम करता है। ओके, ठीक। इंडिया में यानी प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इतना ज़्यादा सेपरेशन ऑफ पावर आपको देखने को नहीं मिलता है। क्या क्या मेरिट्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के? भारत ने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया उसके क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला फ़ायदा, इट क्रिएट हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। अब दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, दोनों एक ही हैं बेसिकली, तो इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा हार्मोनाइज्ड रिलेशनशिप आपको देखने को मिलते हैं। ओके, ये एक कंसीडर किया गया है एक इसका मेरिट। बट अगर आप हाल फिलहाल कुछ सालों में देखो तो बहुत ज़्यादा हार्मोनियस रिलेशनशिप नहीं होते हैं आपकी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड बिटवीन द अपोनेंट्स, क्योंकि लेजिस्लेचर में तो आपकी अपोजिंग जो पार्टीज़ होती हैं वो भी होती हैं, अपोजिशंस भी होते हैं, कांग्रेस भी है, राइट, टीएमसी भी है, राइट। तो बहुत ज़्यादा हार्मोनियस रिलेशनशिप नहीं देखने को मिलते हैं, बट स्टिल कंपैरेटिवली अगर हम प्रेसिडेंट रूल के प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कंपैरिजन में देखें तो कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर रिलेशन ज़्यादा अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, आपका जो एग्जीक्यूटिव होता है वो अकाउंटेबल होता है लेजिस्लेचर के लिए, आंसरेबल होता है लेजिस्लेचर के लिए, और लेजिस्लेचर उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे तय करता है? थ्रू क्वेश्चन आर, डिस्कशन, एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ओके, तो इनको हम पढ़ेंगे जब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो एक एक करके देखेंगे क्वेश्चन आर क्या होता है, एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, और क्या कोई कॉन्फिडेंस मोशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। इट प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म। इस सिस्टम में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो होती है वो किसी एक इंडिविजुअल पर नहीं होती बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिवाइडेड होती है, राइट। प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, अमेरिकन सिस्टम की बात करें या फिर रशियन सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर आपको केवल एक ही आदमी ताकतवर दिखाई दे रहा है, राइट। अगर हम जैसे पुतिन की बात करें तो वहाँ पर पावर एक ही इंसान के पास में है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे डेस्पोटिज्म आपको देखने को मिलता है, राइट, डिक्टेटरशिप आपको देखने को मिलती है। लेकिन इंडियन सिस्टम में या फिर प्राइम मिनिस्टीरियल सिस्टम में या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ये सब एक ही के नाम हैं, आप देखेंगे कि पावर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, यानी बटी हुई है। ऊपर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है लोकसभा के लिए अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। तो यहाँ पे डिस्पोटिज्म के काफ़ी कम चांसेस हो सकते हैं, राइट। रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि अगर कोई रूलिंग पार्टी कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाती है तो ऐसा नहीं है कि एकदम से गवर्नमेंट गिर जाएगी और हमारे सामने एक संकट जो है क्रिएट हो जाएगा कि अब देश को रूल कौन करेगा। जैसे ही सरकार गिरेगी, अपोजिशन पार्टीज़ के पास ये चांस होता है कि वो नई सरकार बना लें, राइट। तो जैसी सरकार गिरी तो ऐसा नहीं है कि एकदम से इलेक्शन होगा। इलेक्शन देखो, 5 साल के लिए आपने किसी को चुना, लेकिन 3 साल के बाद हुआ ये कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, सरकार गिर गई। अब ऐसा नहीं है कि एकदम से इलेक्शन हो जाएंगे, इससे पहले एक और चीज़ होगी। प्रेसिडेंट जो है वो कहेगा कि अगर किसी के पास मेजोरिटी है तो वो आकर मेजोरिटी साबित करे और नई गवर्नमेंट फॉर्म करे। तो सरकार गिरने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सरकार की नीतियों से सहमत नहीं है और अब इसलिए वो अपोजिशन में आ चुके हैं। तो अब ये सारे के सारे लोग मिलकर एक अपोजिशन बनाएंगे और ये हो सकता है कि ये राष्ट्रपति के पास जाके नई सरकार के लिए क्लेम करें और वहाँ पे फिर आपको अल्टरनेटिव गवर्नमेंट साथ के साथ देखने को मिलती है, ठीक है। तो जेनिंग्स का भी कहना है द लीडर ऑफ द अपोजिशन इज द अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। ओके, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम वी कैन सी वाइड रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लगभग आज की डेट में बात करें तो 58 to 60 तो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए। ओके, तो इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है। तो जितनी भी आपका डाइवर्स कल्चर है, रीजनल डाइवर्सिटी है, राइट, रिलीजन एक बड़ा फैक्टर होता है, तो हम लोग सबके एस्पिरेशंस को कंपैरेटिवली ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एज़ कम्पेयर टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ तो सिंगल आदमी है। यहाँ पे तो आपका जो पावर है वो इतनी ज़्यादा डिवाइडेड है, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। तो वी देर इज़ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट वी कैन प्रोवाइड मोर रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी,
ठीक है। और आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जब अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं वो, कि हर स्टेट से एक से दो नेता ज़रूर आए, हर रिलीजन से एक से दो नेता ज़रूर आए, सो दैट रीजनल जो एस्पिरेशंस हैं उनको मीट किया जा सके। तो ये तो हो गए फ़ायदे। अब देखते हैं व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहला डीमेरिट है अनस्टेबल गवर्नमेंट। अनस्टेबल गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो किसकी मर्जी पर काम करेगा, वो मर्जी पर काम करेगा लेजिस्लेचर की। यानी लेजिस्लेचर ने जब तक कॉन्फिडेंस दिखाया है एग्जीक्यूटिव के ऊपर तब तक सरकार चलेगी, लेकिन जैसे ही लेजिस्लेचर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देगा सरकार गिर जाएगी। तो यहाँ पर ये काम करते हैं मर्सी ऑफ द मेजोरिटी लेजिस्लेचर, राइट। तो यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट के चांसेस कम रहते हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका में अगर कोई राष्ट्रपति चुना गया तो उसको पता है वो 4 साल कंप्लीट करेगा ही करेगा। इंडिया में अगर कोई प्रधानमंत्री चुना जाता है तो उसकी श्योरिटी नहीं है कि वो 5 साल कंप्लीट करेगा भी कि नहीं करेगा, क्योंकि उसको लेजिस्लेचर में बहुमत चाहिए होगा। तो एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ द मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर, ठीक। नो कॉन्फिडेंस मोशन और पॉलिटिकल डिफेक्शन और एविल ऑफ मल्टी पार्टी कोलिशन कैन मेक द गवर्नमेंट अनस्टेबल। भाई अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया या पॉलिटिकल डिफेक्शन हो गया, आप ही की पार्टी के लोग दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और आप जो मेजोरिटी में थे वो मेजोरिटी अब नहीं रही, तो आपकी सरकार गिर जाएगी। दूसरा, आपने क्या किया, आपने 4 पार्टी ने मिलकर जो है एक कोलिशन फॉर्म किया और आपने सरकार बनाई, राइट। अब ये वाली पार्टी कुछ और चाहती है, ये वाली पार्टी कुछ और चाहती है, और अब वो आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि अगर आप उनके हिसाब से नहीं चले तो वो अपना समर्थन वापस ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है दैट इज़ अनस्टेबल ठीक है, वो क्या है, वो अनस्टेबल है, राइट। जैसे हमने देखा था मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, तो ये 90s का खासतौर से दौर था, जो एरा था जहाँ पे आपको इस तरह की अनस्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, कोलिशन गवर्नमेंट देखने को मिलती है। 90s के एरा में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, राइट। लेट 80s से लेकर जो अर्ली 2000 का जो टाइम पीरियड है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रही है उसमें। खैर ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि जब हम रिसर्चेस देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत ने डेवलपमेंट तब किया जब भारत में कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहा है। क्योंकि अगर सिंगल पार्टी रूल भारत में जब जब रहा है तो भारत की हालत ख़राब हुई है। क्यों? क्योंकि डिक्टेटरशिप जो है वो बन जाती है। तो कोलिशन गवर्नमेंट में होता ये है कि एक बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है। खैर वो अलग एक टॉपिक है, खासतौर से पॉलिटिकल साइंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़, ये दिक्कत है, क्योंकि आपको पता है कि सरकार हर 5 साल में चेंज हो जाएगी, हो सकता है 3 साल में चेंज हो जाए, हो सकता है 2 साल में चेंज हो जाए, और इसीलिए हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बना पाते हैं। हमारा कोई बहुत बड़ा विज़न नहीं देखने को मिलता बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा क्या होता है कि जो सत्ता में होता है या जो गवर्नमेंट में होता है, राइट, आधे से ज़्यादा टाइम उनका इलेक्शन मैनेजमेंट में ही निकल जाता है। आधे से ज़्यादा टाइम, अगर वो कोलिशन फॉर्म उन्होंने किया हुआ है तो आधे से ज़्यादा टाइम जो उनके कोलिशन जो पार्टनर्स हैं उनको सेटिस्फाई करने में उनका टाइम निकल जाता है। तो उनका बहुत बड़ा विज़न नहीं रह पाता कि 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद का कोई विज़न वो तैयार करें। तो वो बेसिकली शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव कर रहे होते हैं, और शॉर्ट टर्म गोल होता है अपनी गवर्नमेंट को बचा के रखना। तो ये भी एक दिक्कत होती है। अगर आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ जाएं तो उनको पता है कि उनकी सरकार गिरने वाली नहीं है 4 साल तक तो कम से कम, और वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं, ठीक है। डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, अगर हम देखें तो रूलिंग पार्टी जिसके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है पार्लियामेंट में, राइट, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन हो जाता है, कैबिनेट हो जाता है। जैसे आज की डेट में भी देखें तो देश को खासतौर से केवल 2 लोग चला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। आमतौर पर ये एक परसेप्शन है जो काफ़ी हद तक सही भी है, दिखाई भी देता है ये, राइट। तो यहाँ पर डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। हाँ, अगर कोलिशन गवर्नमेंट होती तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हमें देखने को ना मिलती, राइट, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंस में भी और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सेंस में भी, ठीक है। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बिल्कुल क्लियरली डिवाइडेड है, राइट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। बट यहाँ पर नहीं डिवाइडेड है। क्यों? क्योंकि आपके लेजिस्लेचर के अंडर ही आपका एग्जीक्यूटिव निकल के आता है, राइट। द कैबिनेट एक्ट एज द लीडर ऑफ लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव। जो कैबिनेट में जो लीडर होगा, यानी प्राइम मिनिस्टर की बात करें या होम मिनिस्टर की बात करें, तो वही लेजिस्लेचर में भी लीडर है क्योंकि मेजोरिटी उनके पास है, और एग्जीक्यूटिव में तो वो लीडर हैं ही,
तो क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। द होल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट गोज अगेंस्ट द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ऑब्वियसली। इसके अलावा ये बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट है इसमें, इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ एमेच्योर्स, नौसिखियों की सरकार होती है। ठीक, मिनिस्टर जो होते हैं वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि कोई अगर 12th फेल है तो वो आपके जो है एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो बन जाती हैं या एचआरटी मिनिस्टर बन जाती हैं, राइट। आप देखेंगे एक ही लीडर जो है वो आपका 6 महीने डिफेंस मिनिस्टर बनते हैं, फिर 6 महीने बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं। तो बहुत एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है उन्हें अपने डोमेन का, राइट। कई लोग जिन्होंने कभी स्कूल भी नहीं देखा वो भी एक बहुत बड़े पोर्टफोलियो जो है वो अटेंड करते हैं, होल्ड करते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ एमेच्योर्स आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखो तो मैंने वहाँ पे आपको बताया कि वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको इलेक्टेड लोगों से ही जो है अपना कैबिनेट बनाना है। आप उस डोमेन से, उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको आप सेक्रेटरीज बनाते हैं, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर के पास ना ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें उसके पास लिमिटेड चॉइसेस होती हैं रिलेटेड टू सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स। द मिनिस्टर्स डिवोट मोस्ट ऑफ देयर टाइम टू पार्लियामेंट्री वर्क, कैबिनेट मीटिंग एंड पार्टी एक्टिविटीज़। अगर आप देखें तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर है, यार देखो अब सीधी बात है ना, ये आदमी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही किसी एरिया से होके आया होगा, मान लेते हैं ये एक्स एरिया है, यहाँ का ये सांसद है। तो अब इस आदमी को कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। पहला तो इसे अपने एरिया का डेवलपमेंट करना है जहाँ से लोगों ने उसे चुन के भेजा है, तो वहाँ का भी वो रिप्रेजेंटेटिव है। दूसरा ये कि उसको डिपार्टमेंट भी होल्ड करना है, जिस मिनिस्ट्री का वो हेड है उसको वो भी चलाना है, राइट। एंड बिकॉज ही इज़ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर तो उसको पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में भी पार्टिसिपेट करना है, राइट। बिकॉज ही इज़ रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एक्सक्यूज मी पॉलिटिकल पार्टी तो उसको इलेक्शंस भी होल्ड करने हैं, इलेक्शन में भी उसको शामिल होना है। तो आप देखेंगे इस वजह से क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है तो कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। ना तो वो अपनी जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको अच्छे से देख पा रहा है, ना अपने डिपार्टमेंट में अच्छा काम कर पा रहा है। इलेक्शंस उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है तो हो सकता है वहाँ पे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, राइट। तो ये काफ़ी एक हॉचपॉच सिस्टम आपको देखने को मिलता है, राइट। तो अगर हम ये इतना हॉचपॉच सिस्टम है तो क्या कारण है कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। पहले इसके डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो ड्यूअल एग्जीक्यूटिव देखने को मिलता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जो मैंने आपको बताया था, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव। ओके, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सिंगल एग्जीक्यूटिव, एक ही आदमी जो होता है वो एग्जीक्यूटिव होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी वही होता है और हेड ऑफ द स्टेट भी वही होता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। उसके बाद है आपका मेजोरिटी पार्टी रूल, यानी जो आपकी इलेक्शन में जो पार्टी जीतती है, जिसको मेजोरिटी मिलती है, उसी की सरकार बनती है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर इलेक्टेड सेपरेटरी फॉर अ फिक्स टर्म। प्रेसिडेंट का इलेक्शन अलग होता है और जो कांग्रेसमैन होते हैं उनका इलेक्शन अलग होता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पॉलिटिकल होमोजेनिटी आपको देखने को मिलती है, यानी एक ही पार्टी से आपको लोग देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल होमोजेनिटी में नॉट एग्जिस्ट, हो सकता है कांग्रेस में दूसरी पार्टी के लोग हों और ये हो सकता है कि आपके जो प्रेसिडेंट हैं वो दूसरी पार्टी के हों, राइट। डबल मेंबरशिप, यहाँ पर सिंगल मेंबरशिप है। डबल मेंबरशिप का मतलब एग्जीक्यूटिव का भी मेंबर होगा, लेजिस्लेचर का भी मेंबर होगा। यहाँ पर जो है एग्जीक्यूटिव अलग होता है और लेजिस्लेचर अलग होता है। डिसॉल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, यानी राष्ट्रपति चाहे तो प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर लोअर हाउस को डिसॉल्व कर सकता है। यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रोविज़न आपको देखने को नहीं मिलता। फ्यूज़न ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक ही है और यहाँ पे सब अलग हैं, तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर है, राइट। मेरिट्स क्या हैं इसके, हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बन सकती है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। प्रिवेंट डेस्पोटिज्म, यहाँ पर मे लेड टू ऑटोक्रेसी, तो यहाँ पर डेस्पोटिज्म जो है उसको बचाता है, लेकिन यहाँ पे ऑटोक्रेसी जो है वो इसका एक जो है ड्रॉबैक है, राइट। वाइड रिप्रेजेंटेशन, नैरो रिप्रेजेंटेशन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लगभग 55-60 लोग हैं तो हम सभी लोगों को इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके डीमेरिट क्या है, अनस्टेबल गवर्नमेंट है, नो कंटिन्यूटी पॉलिसीज, ऑलरेडी अभी हमने देखा। अगर इसके मेरिट की बात करें, स्टेबल गवर्नमेंट देता है, डेफिनेट डिफाइनाइटनेस इन पॉलिसीज देता है, बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर्स गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट, तो ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो क्या कारण थे जिन कारणों की वजह से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया था
प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नहीं किया था। तो पहला कारण है फैमिलियरिटी विद द सिस्टम। तो वी वर ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम से हम लोग ऑलरेडी फैमिलियर थे, क्योंकि भारत में ब्रिटिश रूल था और ब्रिटिश रूल में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही फॉलो किया जाता था। तो के एम मुंशी का क्या आर्ग्यूमेंट था? ही सेड दैट फॉर द लास्ट 30 और 40 ईयर्स some kind of responsibility has been introduced in the governance of the country. Our constitutional traditions have become parliamentary. After this experience, why should we go back and buy a novel experience? तो हमको जो है इसी सिस्टम का एक्सपीरियंस है। अगर हमारा इस सिस्टम का एक्सपीरियंस है तो हमें इसी को कंटिन्यू करना चाहिए, हमें किसी नए सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रूल एंड द रूल्ड दोनों, प्रजा को भी और सत्ताधारी को भी आदत पड़ चुकी है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। इसके अलावा बी आर अम्बेडकर का कहना है कि प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कंपेयर टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कम है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। तो हम एक नया देश हैं, हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, राइट? यही बातें वो यहाँ पे कह रहे हैं। तीसरा जो कारण था, दैट वाज नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना लेते तो वो अलग एग्जीक्यूटिव होता, लेजिस्लेटिव अलग होता, और चांसेस ये थे कि हम एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में रहते, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ था तो ऑलरेडी काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, राइट? 595 स्टेट्स थे इंडिया की, में 565 प्रिंसली स्टेट थे, वही आपस में जुड़ने में बड़ी दिक्कत कर रहे हैं। ऊपर से रीजनल एस्पिरेशंस अलग हैं, नेशनलिज्म उतना ज़्यादा अभी मैच्योर नहीं हुआ है, राइट? तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेटिस्फाई कर सकें, उस डाइवर्सिटी को हम जो है अपने साथ मिला सकें, ठीक? उसके बाद है नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। हमारा जो देश है वो कैसा है? एक हेट्रोजीनस स्टेट है, एक जैसा होमोजीनस लोग तो नहीं है हम लोग, अलग अलग रिलीजन हैं, लैंग्वेजेस हैं, राइट? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं। तो इसको हमें क्या करना है? हमारी जो प्लूरल सोसाइटी है, हमारी जो हेट्रोजीनस सोसाइटी है, इसको हमें कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्निशन देना है, राइट? इनको हमें अपने साथ सम्मिलित करना है, मिलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देना है, ठीक है? इससे क्या होगा? इट विल प्रमोट नेशनल स्पिरिट लोगों के बीच में, और वी विल बी एबल टू एनविसाज द आइडिया ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया, ठीक है? सो वेदर द पार्लियामेंट्री सिस्टम शुड बी कंटिन्यूड और शुड बी रिप्लेस्ड बाय द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी। आपको याद होगा फंडामेंटल ड्यूटी के टाइम पर भी हमने ये पढ़ा था। तो स्वर्ण सिंह कमेटी जब बनी थी तो उनको केवल फंडामेंटल ड्यूटी का काम नहीं दिया गया था, बल्कि उनको ये भी कहा गया था कि एक बार ये भी देखो कि क्या हमको प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ ही जाना चाहिए, या फिर हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ। तो ये भी इसका डोमेन था, स्वर्ण सिंह कमेटी का डोमेन ये भी था, राइट? तो क्या बोला कमेटी ने? कमेटी ने बोला कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ठीक काम कर रहा है और अभी हमें कोई भी ज़रूरत ऐसी नहीं है कि हमें इसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम से चेंज करना पड़े। तो ये भी आप रिकमेंडेशन याद रख सकते हैं, राइट? डिस्टिंक्शन क्या है इंडियन, अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें और ब्रिटिश मॉडल की बात करें, तो ऑब्वियसली हम लोग वहाँ से मोटिवेटेड ज़रूर हैं, इंस्पायर्ड ज़रूर हैं, बट स्टिल अपनी कंडीशंस के हिसाब से हमने कुछ अमेंडमेंट्स किए, कुछ चेंजेस लाए हैं। तो क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलते हैं? अगर हम भारत की बात करें, इंडिया हैज़ अ रिपब्लिकन सिस्टम, और ब्रिटिश में क्या है? ब्रिटिश में मोनार्कियल सिस्टम है, यानी भारत में क्या है? गणतंत्र है, यहाँ हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है। और अगर हम बात करें ब्रिटिश की, तो वहाँ पे जो सिस्टम है वो जो है राजशाही है, वहाँ पे रानी होती है, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो क्वीन होती है या फिर किंग होता है, ठीक है? इसका क्या मतलब होता है? रिपब्लिकन का मतलब हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज प्रेसिडेंट, और वो क्या होता है? वो इलेक्टेड होता है। और अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होती है? या तो राजा होगा या तो रानी होगी, और वो कैसे होते हैं? वो हेरिडिटरी होते हैं, वंशानुगत होते हैं, ठीक है? द ब्रिटिश सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। ब्रिटेन में क्या होता है? सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट होती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर सोवरेन, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, ठीक है? तो भारत में पार्लियामेंट इज नॉट द सुप्रीम बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिफरेंस आप याद रखना। ब्रिटेन में पार्लियामेंट सोवरेन होता है, सुप्रीम होता है, इंडिया में पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम। इन ब्रिटेन द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस। ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसे लोअर हाउस से होना चाहिए। इंडिया में लोअर हाउस का मतलब होता है लोकसभा, ठीक है? इक्विवेलेंट टू लोकसभा। तो इंडिया में तो ऐसा नहीं होता। इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लोकसभा से भी हो सकता है और वो राज्यसभा से भी हो सकता है,
जैसे लोकसभा से अगर बात करें तो अभी मोदी जी जो हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि लोकसभा से हैं। इनसे पहले जो मनमोहन सिंह जी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो आपके राज्यसभा से थे। ठीक है, तो ब्रिटेन में ऐसा नहीं हो सकता। ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो केवल लोकसभा से होगा। इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से हो सकता है। राइट। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अलोन आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स इन ब्रिटेन। ठीक है, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा वही जो है ब्रिटेन में बन सकता है मिनिस्टर। इंडिया में भी सेम है, इंडिया में भी ऐसा होता है, लेकिन एक इसमें क्या है, एक प्रावधान दिया है कि अगर आप मान लेते हैं मंत्री आप बना दिए गए हैं लेकिन आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो आपके पास 6 महीने का टाइम रहता है कि आप या तो लोकसभा ज्वाइन कर लो, इलेक्शन जीतो, या तो राज्यसभा ज्वाइन कर लो। उसके बाद आप मंत्री पद अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक। ब्रिटेन हैज़ द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर, यानी जो मिनिस्टर साहब जो होंगे उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए ही विल बी लीगली रिस्पॉन्सिबल। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में जो मिनिस्टर होगा वो अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, ऑफिशियल कैपेसिटी पे जो काम करेगा उसके लिए वो लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक। इंडिया में क्या होता है, द मिनिस्टर्स इन इंडिया आर नॉट रिक्वायर्ड टू काउंटर साइन द ऑफिशियल एक्ट्स ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। तो जैसे भारत में हेड ऑफ द स्टेट कौन हो गया, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट हो गया। तो मान लो प्रेसिडेंट ने किसी जो प्रोग्राम है या कोई एक्ट है उस पर साइन कर दिया, तो प्रेसिडेंट के साइन करते ही वो कानून बन जाता है, वो प्रोग्राम जो है वो लागू हो जाता है। लेकिन इंग्लैंड में क्या होता है कि प्रेसिडेंट के साइन के बाद, जैसे हेड ऑफ द स्टेट इंग्लैंड में रानी है, तो रानी तो साइन करेंगी, रानी के बगल में जो मंत्री होगा उसके भी साइन होंगे। राइट। तो वहाँ पर काउंटर साइन करना होता है। पहले तो हेड ऑफ द स्टेट यानी जो क्वीन है या फिर जो किंग है वो साइन करेंगे, और उनके बगल में साइन किसके होंगे, जो मिनिस्टर हैं उनके साइन होंगे। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में केवल प्रेसिडेंट के साइन होंगे, और जैसे ही प्रेसिडेंट साइन करेंगे वो जो पर्टिकुलर बिल है वो कानून बन जाएगा। ठीक है। इंग्लैंड में आपको देखने को मिलता है शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट का मतलब क्या हो गया, देखो शैडो कैबिनेट का मतलब ये हो गया कि आपकी एक पार्टी है गवर्नमेंट जिसने बनाई है, तो उसमें होता है एक फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, ऐसी एक तरफ होगा आपका अपोजिशन, तो अपोजिशन में एक शैडो मिनिस्टर होगा। शैडो मिनिस्टर का मतलब कि ये क्या होगा, शैडो फाइनेंस मिनिस्टर होगा। राइट। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर है, उसकी शैडो कौन होगा, शैडो जो मिनिस्टर होगा वो अपोजिशन पार्टी का होगा। ये क्यों किया गया, ताकि ये चेक एंड बैलेंसेस को बना के रख सके। ठीक है, तो ये सिस्टम आपको ब्रिटेन में देखने को मिलता है, इंडिया में ये देखने को नहीं मिलता। देर इज़ नो इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो याद रखना, शैडो कैबिनेट जो है वो ब्रिटेन में होता है, किचन कैबिनेट अमेरिका में होता है। इंडिया में इस तरह के आपको कोई भी ना तो शैडो कैबिनेट देखने को मिलता है, ना ही किचन कैबिनेट देखने को मिलता है। सो दिस इज़ इट अबाउट दिस टॉपिक, एंड मिलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, दैट इज़ फेडरल सिस्टम। तब तक आप इसका रिवीजन करिए, 2 से 3 बार इस लेक्चर को आप सुन सकते हैं। अपनी लक्ष्मीकांत में आप नोट बना सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। अलग से अगर आपने कॉपी तैयार करी तो वहाँ पे शॉर्ट नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। सो नाउ आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।